हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर की हेडिंग से ही क्लियर है। ये हमारे हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ होती है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, है ना। और डिजीज़ मतलब हम जो बीमार पड़ते हैं, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं, वो क्यों होती हैं, और बॉडी उन बीमारियों से कैसे लड़ती है, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है पुराने वीडियोस में, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी से, बायोलॉजी से। अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के जहाँ पे एनसीईआरटी चलती है, या सीबीएसई के बच्चे हैं आप जो मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ना ही है उनको। या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी की 11th-12th की बायो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो एनसीईआरटी की आप स्टडी करें, लाइन बाय लाइन स्टडी करें आप। और इससे पहले कि आप चीज़ों को स्टडी करें लाइन बाय लाइन, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप कोई भी चैप्टर शुरू करें तो पहले हेडिंग को अच्छे से पढ़ें। और ये सब हेडिंग्स दी हुई है, देखिए 7.1, 7.2, 3, 4, 5। पहला है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसको थोड़ा देखें आप, इससे क्या होगा ना, एक आइडिया डेवलप होगा कि ये चैप्टर है क्या हेडिंग से और सब हेडिंग से, कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। जैसे पहली सब हेडिंग है कॉमन ह्यूमन डिजीज़, है ना। हमारे में कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में एक आइडिया मिलेगा आपको। फिर इम्यूनिटी, जैसे आपने कोविड के पीरियड में देखा, जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वो डिजीज से उतने अच्छे से फाइट कर पाएगा। मतलब इम्यूनिटी एक ऐसी कैपेसिटी है हमारे बॉडी की जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। उसके बाद दो कॉमन बीमारियां हैं, एड्स और कैंसर, है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ इलाज है या नहीं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा 7.3 और 7.4 में। लास्ट है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। फ्रेंड्स, ड्रग्स और अल्कोहल हमारे लिए दवाई है, लेकिन अगर हम उसका गलत उपयोग करते हैं तो उसको अब्यूज़ कहेंगे, है ना। जैसे आप कॉमन एग्जांपल लें, आप कफ सिरप पीते हैं, उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है ना। तो अगर आप डॉक्टर के सलाह से चीज़ों को ले रहे हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए है, आपके बॉडी के कंडीशन को देखते हुए अगर डॉक्टर आपको कुछ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए सही हैं। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, दैट इज़ अब्यूज़, है ना। उससे फिर एडिक्शन होगा और उससे रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, उनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इंसान इससे परेशान होता है ना। उसका एक पूरा ब्रॉड आइडिया आपको यहाँ मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम समय में पूरे चैप्टर का ये समरी दे दूँ, जिससे कि आप जब चैप्टर पढ़ने बैठें तो आपको इसका एक आइडिया हो। चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर। पहला पेज है, इसमें दिया गया हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में पहले लोगों की सोच क्या थी, हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, माँ बाप से जो बीमारियाँ मिलती है जेनेटिक फॉर्म में, इन्फेक्शन। फिर तीसरा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में सभी चीज़ें आ जाती हैं, आप जैसे माहौल में रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, है ना, जैसा पानी पीते हैं, कैसा एक्सरसाइज करते हैं, कैसे थॉट्स को लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में आती हैं जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद सेकंड पेज में देखते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों तरीके से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर आपको है, देन यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज हेल्दी, है ना। अब इसमें आगे बताएगा, योग की बात बताएगी कि योग से जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। उसके अलावा वैक्सीनेशन की बात की गई है कि कैसे वैक्सीनेशन के थ्रू लोगों को बीमारियों से बचाया जाता है। एग्जाम्पल पल्स पोलियो, पोलियो अभियान। अब आगे है कि डिजीज़ क्या है। अगर आपके बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम या पार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर डिजीज़ है ना। वो बीमार है आपका शरीर, और आप कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ लक्षण होंगे, बुखार आएगा, खांसी होगी, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, किसी ना किसी तरह की समस्या होगी, कोई ना कोई सिम्टम्स होगा, साइन होगा
जिससे पता चलेगा कि आपको डिजीज़ है। डिजीज़ दो तरह की, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। जो बीमारियां एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, जैसे सर्दी खांसी, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, जैसे एड्स, डायरेक्ट नहीं फैलती। अब आगे कॉमन डिजीज़ एंड ह्यूमन बींग्स। पहला देखेंगे 7.1। जो चीज़ें आपको बीमार करती हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, है ना। पैथोजेंस कौन कौन से होंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया, ये सब जो चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये या तो आपके बॉडी को डायरेक्ट इन्फेक्ट करेंगे, है ना, या फिर आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी पैरासाइट के थ्रू आके अंदर रहेंगे और आपको बीमार करेंगे। तो कैसे कैसे, कौन कौन से तरीके से आपको परेशान करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहली बीमारी है फ्रेंड्स सैल्मोनेला टाइफाई, है ना। इससे टाइफाइड होता है, ये एक बैक्टीरिया है ना। टाइफाइड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। और इसका जो टेस्ट है पता करने का, उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल आप याद रखें, खास करके नीट वाले बच्चे। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, है ना। जो हमारी एल्वेलाई होती है, हमारे चेस्ट की, जो लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें लिक्विड भर जाता है ना। तो उससे क्या होता है, हम सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बारे में दिया गया है। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सब भी अलग बैक्टीरियल डिजीज़ है इंसान में होने वाली, जो बैक्टीरिया से होती है। फिर राइनो वायरस से खांसी होती है, हमारा गला, हमारा नाक जाम हो जाता है ना, कंजेशन हो जाती है उसमें, और डिस्चार्ज होता है। इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। उसके अलावा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया सबसे एग्जाम प्रोमिनेंट बीमारी। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसके तीन प्रकार हैं, वैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, इससे जो मलेरिया होता है वो सबसे ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक होता है। और ये कैसे प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के द्वारा। फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो पहुंचाएगी, काटेगी आपको, तो आपको ये होगा। काटने से क्या होता है? काटने से सर्दी, खांसी, बुखार, अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपके अंदर ये जाता है, आपके अंदर ये लीवर के सेल्स को अफेक्ट करता है, फिर आरबीसी को अफेक्ट करता है। आरबीसी के फटने से क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, हीमोजोइन, जिसके चलते चिल और हाई फीवर, ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा फीवर होता है हर 3 से 4 दिन पर। तो हीमोजोइन फ्रेंड्स याद रखें, हीमोजोइन वर्ड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आरबीसी के फटने पे होता है ना। ये पूछा जाता है, इसको याद रखें। आगे फ्रेंड्स ये फिगर है, आपको ऐसे तो सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और नेट के लिए भी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे। इसमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताया गया है कि होता कैसे है हमको मलेरिया, है ना। तो इसमें दो पार्ट है, मॉस्क्यूटो होस्ट, ह्यूमन होस्ट। होस्ट मतलब, और गेस्ट मतलब पता होगा आपको। होस्ट मतलब, गेस्ट मतलब, होस्ट मतलब जिसके अंदर रहा, जो मतलब जैसे मान लो आपके घर में कोई आता है तो आप होस्ट हैं, मेज़बान हैं, और जो आ रहे हैं वो गेस्ट हैं, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम आ रहा है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, दो लोग का इस्तेमाल कर रहा है। किसका किसका? एक इंसान का, है ना, ह्यूमन होस्ट, और दूसरा मॉस्क्यूटो का। तो सबसे पहले आपको मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट्स आपके अंदर आए, वो स्पोरोजोइट्स आपके लीवर में गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, उसको बर्स्ट किया, लीवर सेल को फाड़ डाला उसने। उसके बाद फिर वो दोबारा कहाँ जाएगा? आरबीसी में जाएगा, रेड ब्लड सेल में, वहाँ भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फाड़ डालेगा उसको, रैप्चर करेगा, हीमोजोइन निकलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, आपको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनाने के लिए होता है जनरली। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा? मेल और फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, कोई ऐसा मच्छर, लेडी फीमेल मॉस्क्यूटो, कोई अगर आपको काटेगी, है ना, तो उसके अंदर ये गैमेट्स जाएंगे। अब वो गैमेट्स उसके पेट में जाएंगे, उस मच्छर के, और उस पेट के अंदर क्या होगा, उस मच्छर के, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल मिलेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरोजोइट्स में, स्पोरोजोइट्स उसके मुंह में आएंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स में, है ना, और फिर दोबारा वो मच्छर किसी इंसान को काटेगी तो ये मलेरिया अब वहाँ ट्रांसमिट होगा, है ना। तो इसी तरीके से मलेरिया का पूरा साइकिल दिया है, ये फिगर आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अगली बीमारी है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एक प्रोटोजोआ जिसे अमीबाइसिस अमेबिक डिसेंट्री होती है ना। इस बीमारी के सिम्टम्स दिए हुए हैं कि कब्जियत होती है, पेट में दर्द होता है ना, जो हमारा स्टूल है, फेसेस है ना, उसमें
म्यूकस और ब्लड क्लॉट आता है ना। अब जिसका भी बीमार आदमी है ना, तो वो जो एक्सक्रीशन करेगा, है ना, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा, फिकल मटेरियल, उसके स्टूल से क्या होगा, उसके ऊपर कोई मक्खी बैठेगी तो बीमारी को फैलाएगी। वो मक्खी किसी खाने पे, पानी पे बैठेगी, उस खाने पानी को जो आदमी कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर भी प्रोटोजोआ इंटामीबा हिस्टोलिटिका जाएगा और उसको भी अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी। उसके अलावा आगे आते हैं, है ना, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा एस्केलमेंस, प्लेटी हेलमेंस, इन सब के बारे में। तो हेलमेंस के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन नाम आएगा, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है ना। कौन कौन सी बीमारियां हैं? एस्केरेसिस और एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। तो एस्केरेसिस में क्या है, एस्केरिस नाम का राउंड वॉर्म आएगा, है ना, और वुशेरिया फाइलेरियल वॉर्म, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों दो बीमारियां फैलाते हैं, है ना। दोनों बीमारियों के बारे में हम देखेंगे। एस्केरेसिस जो है एस्केरिस से होगा, राउंड कॉमन वो राउंड वॉर्म से। इसका क्या क्या सिम्टम है? शरीर में दर्द, मस्कुलर पेन, बुखार, खून की कमी, एनीमिया कहते हैं, पेट में कब्जियत, है ना। अब क्या होगा कि आपके फीसेस से इसके अंडे राउंड वार्म के बाहर आएंगे। अब इस पर कोई मक्खी मच्छर बैठेगा, वो किसी खाने पानी पे जाएगा, उससे फिर क्या होगा, है ना, इन्फेक्शन हेल्दी आदमी को मिलेगा, है ना, दूसरे आदमी को भी बीमारी होगी। उसके अलावा एलिफेंटियासिस फलेरिया में क्या होता है आपको पता है, पैर फूल जाता है पूरा का पूरा, जेनिटल ऑर्गन्स भी फूल जाता है ना, इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, फूल जाने को, है ना, स्वेलिंग आ जाने को। ठीक है। एलिफेंटियासिस मतलब एलिफेंट लाइक पैर हो जाता है ना, हाथी के जैसा हमारा पैर हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है। इसमें दिया है फ्रेंड्स कि जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं और पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। अब मच्छर भी अगर काटती है तो ये इसका जो है प्रोटोजोआ उनके बॉडी में दूसरे हेल्दी आदमी के डायरेक्ट चला गया, उसी मच्छर ने दूसरे हेल्दी को काटा तो उससे भी इन्फेक्शन फैलेगा। उसके अलावा फंगी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? रिंग वॉर्म, दाद खाद खुजली, है ना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एनिपिडर्मोफाइटन, ये तीन जेनरा है ना। आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो तीन जेनरा दिया हुआ है इसका, फंगी का, जो क्या करता है, इसमें अलग अलग स्पीसीज होंगी, है ना, वो क्या करेंगी, रिंग वॉर्म करती हैं। उसके लिए क्या चाहिए, याद रखिएगा, फंगल इन्फेक्शन के लिए हीट एंड मॉइस्चर। जहाँ ज़्यादा हीट और मॉइस्चर खास करके बरसात के मौसम में होता है, ऐसी बीमारी होती है। और कोई आदमी अगर इनका यूज़ किया हुआ, बीमार आदमी का टॉवल, क्लॉथ, ये सब यूज़ करता है तो उससे रिंगवॉर्म फैलेगा, फंगल इन्फेक्शन फैलेगा। मतलब ये सारी बीमारियाँ क्या हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने का तरीका क्या है? आप साफ़ सुथरे माहौल में रहें, साफ़ सुथरा अच्छा खाना खाएं, बॉइल्ड खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, बॉईल करके पानी पिएं, है ना। आपके खाने और पानी का जो सोर्स है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ अपने आसपास में क्या करें, मच्छर मक्खी ना होने दें, साफ़ सफाई रखें, है ना। एक एक फ़िश का नाम दिया है गम्बूजिया। गम्बूजिया ऐसी फ़िश होती है जो मॉस्क्यूटो के लार्वा को खा जाती है। तो ऐसे फ़िश वगैरह का जो है होना चाहिए, है ना, प्रोडक्शन, जिससे कि आसपास में मच्छर वगैरह ख़त्म हो, है ना। उसके अलावा साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की ऐसी कैपेसिटी है जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से फाइट करता है, लड़ता है। देखिए लिखा भी है, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, मतलब हमारा शरीर ह्यूमंस का, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। कोविड के समय तो आपने समझ ही लिया होगा इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। अब फ्रेंड्स, इम्यूनिटी को क्या किया गया है, ये 7.2 सब हेडिंग है, इसको फर्दर स्मॉलर सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और अक्वायर्ड। इनेट मतलब जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पहले से नेचुरल फॉर्म में है और कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वो किसी खास चीज़ के लिए नहीं है, वो सभी पे एक्ट कर रही है। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। वो शरीर में एक बैरियर का काम करती है ना। जैसे कैसे आप किसी कैंपस में घुसते हैं तो गेट होता है और बाउंड्री वॉल होती है, तो बाउंड्री वॉल जो है वो इनेट इम्यूनिटी है, गेट जो है वो इनेट इम्यूनिटी है। कि सबसे पहले कोई अगर आ रहा है बॉडी में, कुछ भी, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए या फॉरेन मॉलिक्यूल्स आए जो बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको इनेट इम्यूनिटी से टकराना होगा।
वो कितनी तरह की होगी? फिजिकल बैरियर हमारा स्किन है ना, म्यूकस, एपिथेलियल, म्यूकस कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एपिथेलियम टिश्यू में, रेस्पिरेटरी टिश्यू में जो हम सांस लेते हैं उसमें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब हमारे मुंह से लेके एनस तक का जो पूरा का पूरा फूड पाइप से लेके अंदर के ऑर्गन सबके अंदर जो ट्रैक्ट है, आपने 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में। उसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है ना, यहाँ से हमारा यूरिन निकलता है, अंदर की जो पूरी की पूरी नली है ना, इसके चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस कोटिंग होती है। म्यूकस क्या करता है? अनवांटेड चीज़ों को क्या करेगा? वो ट्रैप कर लेगा ताकि वो स्किन के अंदर ना जा पाए, इन्फेक्ट ना कर पाए। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, हमारे स्टमक में एसिड होता है, हमारे मुंह में थूक या सलाइवा होती है, और हमारे आंखों में आंसू होता है, टीयर होता है। ये सब क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। इसी तरह के माइक्रोब्स को अंदर आने के बाद क्या करते हैं? उसको मार डालते हैं, है ना। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। सेलुलर बैरियर कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा कि जो WBC है ना, आपने पढ़ा होगा कुछ खास तरह के WBC हैं हमारे बॉडी में, लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना। और माइक्रोफाजस टिश्यू में ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स को या तो फैगोसाइटोज मतलब उसको निगल जाएंगे या उसको तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब हमारे सेल में खास तरह के, हमारे बॉडी के अंदर खास तरह के सेल्स है, WBCs हैं। WBCs के अलग अलग टाइप हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल करते हैं। फिर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या क्या है फ्रेंड्स? किसी सेल में अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उससे कुछ प्रोटीन निकलेगा जिसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन्स, है ना। अब ये क्या करेगा? जो हेल्दी सेल्स हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको बीमार होने नहीं देगा। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो हम क्या, जिसको हम अक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, गेन करते हैं, अक्वायर करना, ठीक है। अक्वायर मतलब नाम से पता चल रहा है जिसको आपने अर्जित किया, अक्वायर किया। तो इसमें क्या होता है? सिंपल्स मैकेनिज्म में समझा देता हूँ। ये देखिए, आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया, ठीक है, उससे क्या हुआ? हम आपके बॉडी के WBCs वगैरह फाइट करेंगी, ठीक है। फाइट करेंगी तो क्या होगा? पता चलेगा कि भाई कैसा इन्फेक्शन है, और तो एक बॉडी में एक रिस्पांस क्रिएट होगा, इसको प्राइमरी रिस्पांस कहेंगे, प्राथमिक रिस्पांस, पहला रिस्पांस। अब क्या होगा कि दोबारा अगर बॉडी में वो सेम इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आएगा तो बॉडी उसको पहचान लेगी और क्या करेगी? उसको मार डालेगी। अभी जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस होता है बॉडी में, ये कैसे होता है? ये WBCs लिम्फोसाइट्स की मदद से होता है ना। अब दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब B और T लिम्फोसाइट्स क्या क्या हैं, अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो एक प्रोटीन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उस प्रोटीन को बोलेंगे एंटीजन। और आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या बोलेंगे? वो भी एक प्रोटीन के फॉर्म में होंगे, उनको बोलेंगे एंटीबॉडी बोलेंगे, है ना। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, देखिए कैसे पेप्टाइड चेन्स दिखे हुए हैं, दो चेन, एक वाई दिख रहा होगा और साथ में एक सपोर्टिंग में वाई के टॉप पे लाइट चेन दिख रहा होगा। ये लाइट चेन और हैवी चेन मिलकर क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। तो एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटीजन को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और उससे फाइट करेगी। मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट्स में क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं फ्रेंड्स? एंटीबॉडीज़, सबसे पहले मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी प्रोटीन्स है जो कि लिम्फोसाइट्स बनाता है। किसके लिए? एंटीजन को काउंटर करने के लिए। एंटीजन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुसा, है ना, तो जो बीमारी फैलाएगा, वो जो प्रोटीन सेक्रीट करेगा, बनाएगा वो प्रोटीन जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलेगा, वो एंटीजन है। अब इस एंटीजन को कौन मारेगा? एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिलेंगे, उनका इंटरेक्शन होगा और इन्फेक्शन ख़त्म होगा, ठीक है। तो हमारे जो आर्मी है ना, हमारे जो रक्षक हैं हमारे सेल के अंदर, वो कौन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किन से बनेंगे? कौन बनाएगा एंटीबॉडी को? B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया H2L2, स्ट्रक्चर को याद रखें। इसमें देखिए सल्फाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे नीट वाले बच्चे। अभी ये जो रिस्पॉन्स हुआ बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन का, इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमोरल। ह्यूमोरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ब्लड के अंदर हुआ इसीलिए।
अब क्या होता है फ्रेंड्स, एक और भी लिम्फोसाइट होता है, इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। वो डायरेक्ट तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो बी लिम्फोसाइट्स को मदद करता है इसके लिए। ठीक है। और एंटीबॉडीज़ के फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल आएंगे, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन जी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे एग्जांपल्स को। उसके अलावा एक और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या है? अगर बॉडी में अगर बॉडी में कोई फॉरेन की चीज़ आती है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वो हमारी है या नहीं है। ठीक है। कैसे? जैसे मान लो किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो किडनी तो आपने किसी न किसी से लिया होगा, दूसरे की बॉडी का है। तो हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है कि हमारी इम्यूनिटी जो है डिटेक्ट कर लेती है कि ये ऑर्गन बाहर से आया है, तो उसको इतनी आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा? आपको इम्यूनोसप्रेसेंट खाना होगा। उस इम्यूनिटी को दबाने के लिए क्या करना होगा? दवाइयाँ लेनी होंगी। तो अपने और पराये का अंतर करने की जो क्षमता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती है। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? देखिए, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर माइक्रो प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे आपके अंदर क्या हुआ, मान लो आप होस्ट हैं, आपके अंदर ऑर्गेनिज्म घुसा, वो एंटीजन आया, है ना। एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनी, दोनों का झगड़ा हुआ और इन्फेक्शन ख़त्म हुआ, तो एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अगर आपको डायरेक्ट दी जा रही है बॉडी को बचाने के लिए, मतलब किसी खास बीमारी के लिए जो एंटीबॉडी बनने वाली थी, वो एंटीबॉडी ही अगर डायरेक्ट आपको दी जा रही है ना, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। इंजेक्शन देने में, वैक्सीनेशन में यही होता है। वैक्सीनेशन में दो चीज़ें होती हैं, है ना। वैक्सीनेशन में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। उसमें क्या होता है, या तो आपके बॉडी में एक कमज़ोर माइक्रोब को डाला जाता है जो आपको बीमार करने वाला है ना। वो डेड और कमज़ोर माइक्रोब क्या करेगा? आपके बॉडी में जाएगा और आपको बीमार करना चाहेगा, लेकिन उसका असर थोड़ा कम होगा क्योंकि वो डेड या वीक है ना। तो वो एंटीजन बनाएगा, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन अगर किसी बीमारी के लिए जो एंटीबॉडी बनने वाली है, वो डायरेक्ट एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में डाल दी जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज़्यादा वैक्सीन एडवांस हो गई है अलग अलग बीमारियों के लिए। कोविड की वैक्सीन जैसे बनी अभी, अभी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कोविड की वैक्सीन कैसे बनी, है ना। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि वो किस टाइप की वैक्सीन है, किस तरीके से फंक्शन करती है ना। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो आपको जब बायोटेक आप पढ़ लेंगे, बायोटेक चैप्टर में वीडियो आप मेरी वीडियो आप देख लेंगे बायोटेक की, या खुद से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ दिया है इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया है ना। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, है ना। मतलब आप क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बना सकते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है सांप काटने के बाद क्या होता है, उस समय जो एंटीबॉडी डायरेक्ट अगर दे दें जहर से बचाने के लिए, तो वो भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है ना। पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में भी आप सर्च करें। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एलर्जी, अगर किसी खास सब्सटेंस से आपके बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? एलर्जी। जैसे होता है ना, किसी खास तरह के फूल से, किसी खास तरह के इन्वायरमेंट में आदमी को छींकना खांसना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं कि इसको एलर्जी है। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स कर रहा है इसका इम्यून सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम उन चीज़ों को, उन एंटीजेंस को आसपास जो प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है? वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहा है, तो उसको एलर्जी बोलेंगे। अब इस केस में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो इम्यूनोग्लोबिन ई है। ठीक है। उसके अलावा इसमें और एलर्जी का मैकेनिज्म दिया हुआ है कि इसमें हिस्टामिन वगैरह प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। उसको काउंटर करने के लिए एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे तो एलर्जी कम हो जाएगी। अब है ऑटो इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की कैपेसिटी है, जैसे मैंने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बताया था, है ना। ये सारे हायर वर्टेब्रेट्स में क्या कैपेसिटी है कि हम अपने और पराये में अंतर कर पाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक रीज़न या किसी और रीज़न के चलते हमारी बॉडी क्या करती है,
खुद के सेल्स पे ही अटैक करना चालू कर देती है ना, खुद को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है ना। तो इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़। रिमोटॉइड आर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है आपकी बॉडी अपने ही सेल को, मतलब इम्यूनिटी थी बाहर के बीमारियों से लड़ने के लिए, है ना, हमारा खुद का सिपाही, हमारा खुद का बॉडीगार्ड अगर हम ही पे हमला कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी, है ना। अब इम्यून सिस्टम इन बॉडी, इम्यून सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम जो है पूरा का पूरा लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे डिपेंड होता है ना। अब देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। पूरा का पूरा बॉडी में एक जाल बिछा है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। अब दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन कौन से, बोन मैरो थाइमस, आपकी जो हड्डी है पैर की, उसके अंदर जो होल है उसके अंदर बोन मैरो होता है, पता होगा आपको, है ना। बोन मैरो में क्या बनता है, आरबीसी बनता, डब्ल्यूबीसी बनता। डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, है ना, उसी में लिम्फोसाइट्स होंगे, लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। मतलब ये दोनों जो है हमारी फैक्ट्री है, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस क्या करेगा, बोन मैरो और थाइमस क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स को बनाएगा, और बना के क्या करेगा, उनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा और अपेंडिक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके वो एक्चुअल में मैच्योर होंगे और क्या करेंगे, इंटरएक्ट करेंगे, झगड़ा करेंगे, किससे करेंगे, बाहर के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इनको अलग अलग ऑर्गन में भेज दिया जाता है, और ये क्या करेंगे, इफेक्टर सेल्स बनेंगे, मतलब और इफेक्टिव बनेंगे, और मैच्योर होंगे, और प्रोलिफरेट करेंगे। अब आगे क्या है दोस्तों, आगे दिया है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, है ना, कहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा आप देख लेंगे, थाइमस के बारे में। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हमारे बॉडी का जो 50% लिम्फॉइड टिश्यू है ना, वो कहाँ पर है, हमारे जो मैंने बताया था कि आप यहाँ आइए, फिर से हम पीछे आते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था इनर्ट इम्यूनिटी, है ना। इनर्ट इम्यूनिटी में फ्रेंड्स हमने देखा था, इनर्ट इम्यूनिटी में एक सेक्शन था जिसका नाम था फिजिकल बैरियर। उसमें था म्यूकस, कहाँ कहाँ होती है म्यूकस कोटिंग, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे माल्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो म्यूकस कोटिंग होती है इसके साथ साथ इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये म्यूकोसल, मतलब म्यूकोसा के साथ, म्यूकस के साथ, है ना, एसोसिएटेड है ना। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको म्यूकोसा क्लियर होगा। तो इसीलिए इसको माल्ट कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इन ट्यूब के अंदर में अगर कोई चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करना चाह रहा है तो उसको स्किन रोकेगा, म्यूकस रोकेगा। उसके अंदर भी अगर ये आ गए तो ये जो माल्ट का लेयर है जिसमें 50% लिम्फॉइड टिश्यू पहले से प्रेजेंट है वो इनको रोक लेंगे। उसके अलावा पूरे बॉडी में, है ना, अलग जगह लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स में क्या होगा, लिम्फ निकलेगा, लिम्फ लिक्विड, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी होगा। मतलब पूरे बॉडी में जैसे जहाँ जहाँ नर्व्स हैं वहाँ वहाँ लिम्फ नोड्स भी हैं, कि अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है फाइट करने के लिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, दो बीमारियां हैं, एड्स और कैंसर। अब एड्स क्या है, एड्स का पहले फुल फॉर्म देखें। किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म देखने से लगभग आइडिया लग जाता है कि वो चीज़ है क्या। एड्स ऐसी बीमारी है जिसका पूरा फुल फॉर्म है अक्वायर्ड, मतलब हम अक्वायर कर रहे हैं बाहर से इसको, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखेंगे, है ना। तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से जो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं वो एड्स की पहचान है ना। मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कैसे कमज़ोर हो जाती है, तो ये करता क्या है, ये एड्स एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। ये कुछ नहीं करता, ये आपके बॉडी में घुसता है ना। ये इसका इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए का बना होता है। अभी आरएनए क्या करेगा, आपके बॉडी में जाएगा। आपके बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, ये आपके बॉडी के सेल्स को कंट्रोल करेगा और अपने जैसे डीएनए बनाएगा, है ना। फिर ये दूसरे सेल में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा, और हर सेल के अंदर ये जो मल्टीप्लाई करेगा और अलग अलग ऑर्गन्स में जो मल्टीप्लाई करेगा, और ये उसके साथ साथ इन्फेक्शन फैलाने के साथ साथ क्या करता है, हमारा जो टी लिम्फोसाइट्स है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं,
है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उनको डैमेज कर देता है ना। अब टी लिम्फोसाइट्स डैमेज होंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। अगर हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे, हमारे सैनिक मारे जाएंगे, तो हमारी सेना कमज़ोर हो जाएगी। और ये काम धीरे धीरे करते रहता है काफ़ी सालों से, और बहुत बाद में इसके लक्षण दिखते हैं, जिसके चलते पूरी बॉडी खोखली हो जाती है और बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमारी इम्यूनिटी छोटी मोटी सर्दी खांसी से भी बाद में लड़ नहीं पाती। इसीलिए एड्स के आखिरी स्टेज में फिर एड्स का इलाज होना असंभव हो जाता है। अब एड्स कैसे कैसे होता है, ये ब्लड के या किसी तरह के लिक्विड के एक्सचेंज से होगा। जैसे अगर अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में, उससे होगा। उसके अलावा जैसे ब्लड का कांटेक्ट हुआ, किसी निडल से दूसरे निडल को अगर सुई दे दी गई और इन्फेक्टेड आदमी को सुई दी गई थी उस निडल से, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चे से माँ को होगा और माँ को एड्स है तो बच्चे को होने के चांसेस हैं थ्रू प्लासेंटा, है ना। तो ये सब चीज़ें दी। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो सिंपल सी बात है, वो ड्रग्स ले रहा है इसी इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन से, उसी को किसी और आदमी को अगर दे रहा है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ का पूरा फिगर 7.6 रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेप्लिकेशन मतलब कुछ नहीं होता, रेप्लिका बनाना। रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। रेट्रोवायरस आया, उसका वायरल प्रोटीन कोट है, उसके अंदर आरएनए, आरएनए अंदर गया, ठीक है। अब आरएनए क्या करेगा, डीएनए बनाएगा। डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पर अगर आरएनए से डीएनए बने तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, वो वायरल डीएनए कहाँ जाएगा, होस्ट जीनोम के अंदर, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, सेल के अंदर। वहाँ क्या करेगा, उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेगा और अपने जैसे नए आरएनए बनाएगा और आरएनए से नए वायरस बनेंगे। इसी तरीके से इन्फेक्शन को एक सेल से दूसरे सेल में वो पहुंचाते रहेगा, फैलाते रहेगा। अब एक चीज़ है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके एक सेल को लेंगे, अब एक सिंगल सेल को तो लेना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ को लिया जाएगा, है ना। और उसमें क्या किया जाएगा, उसका अलग अलग तरीक़ों से क्या किया जाएगा, उसके लेबोरेटरी में टेस्ट होंगे। इसमें सबसे परफेक्ट टेस्ट कौन सा है एड्स के लिए, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। अब एलाइजा का फंक्शन कैसे होता है आप थोड़ा सा डिटेल में देख पाएंगे कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में। अब है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। जैसा कि मैंने बताया जिन जिन चीज़ों के चलते ये होता है वो काम अगर आप ना करें तो एड्स नहीं होगा। जैसे इसमें दिया क्या क्या करने के लिए, ब्लड बैंक को सेव किया जाए, है ना, इन्फेक्टेड ब्लड किसी को ना चढ़ाया जाए, डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल हो, उसके अलावा कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो, ड्रग अब्यूज़ को रोका जाए, उसके अलावा एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV। आप रेगुलर चेकअप वगैरह भी अगर ब्लड का करवाते रहे तो बेहतर रहेगा। अगर शुरुआत के स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो हो सकता है आप ठीक भी हो जाएं, अगर ये लेटर स्टेज में हुआ तो फिर मुश्किल है बचना। उसके अलावा एक बॉडी है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये याद रखेंगे। एड्स डे कब होता है ये याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स कैंसर, कैंसर में क्या होता है, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। करोड़ों लोग अभी तक कैंसर से मर चुके हैं, लाखों लोग हर साल मरते हैं। अब हमारे बॉडी में फ्रेंड्स एक मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको ऐसे समझेंगे जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको समझाता है, आपको रोकता है ना। और फिर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको समझाते हैं, रोकते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमारी ये लिमिट है, इसको लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो हमारे सेल्स में भी क्या होता है, कौन सा सेल कितना ग्रो करेगा, कितने सेल्स में मल्टीप्लाई करेगा, कौन सा ऑर्गन कितना क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, सेल सबके एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है कि एक सेल दूसरे सेल को क्या करेगा, अनकंट्रोल होने से रोकेगा, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कैंसर के केस में क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने की जो संभावना थी वो जब नहीं रहती है ना, तो उस केस में क्या हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो गया। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो गया तो कोई भी सेल जो है दूसरे सेल को रोक नहीं पा रहा है मल्टीप्लाई करने से। अब इससे क्या होगा, कोई भी सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब कोई कितना भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है ना। अब ये जो कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ अगर कर जाएगा किसी एक जगह पे तो वहाँ पे क्या होगा, वो एबनॉर्मल दिखेगा। वो जो एबनॉर्मलिटी है उसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर। इसीलिए कैंसर में देखते होंगे आप कि बहुत ज़्यादा मांस
मसल्स का लटक जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ नहीं है, क्या है, ट्यूमर है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अब ये दो तरह का होगा, एक बेनाइन ट्यूमर है ना, जो एक ही जगह पे होकर रह जाता है, एक है मैलिगेंट ट्यूमर जो कि बॉडी में अलग अलग जगह क्या होता है, वो फैलता है। अब कैंसर के बहुत सारे कॉज हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी, ये डीएनए को डैमेज करते हैं। उसके अलावा कुछ कैंसर कॉजिंग वायरस है, ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं इनको, या वायरल ऑन्कोजेंस। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, कुछ जीन्स होते हैं इनको सेलुलर ऑन्कोजेंस कहते हैं, सी ऑन्कोजेंस या प्रोटो ऑन्कोजेंस, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अगर ये एक्टिव हो जाए तो क्या हो जाएंगी, कैंसरस हो जाएंगी। अब है कैंसर का डिटेक्शन कैसे हो, कैंसर का डिटेक्शन जो है वो कैसे होता है, बायोप्सी के थ्रू। इसके अलावा सीटी और एमआरआई का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपके बायोप्सी के थ्रू, मतलब आपके बायोप्सी में क्या होता है, आपका टिश्यू लिया जाता है, उसका क्या किया जाता है, लैब में उसकी जांच की जाती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है ना, ये ट्यूमर कैसा है उसकी जांच की जाती है, किस तरह का कैंसर है उसका पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या क्या आता है, या तो सर्जरी होगी, रेडिएशन थेरेपी होगी, इम्यूनोथेरेपी होगी, अलग अलग तरीके से कैंसर को ठीक किया जाता है। उसके अलावा एक लाइन है फ्रेंड्स इसमें, द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। मतलब अल्फा इंटरफेरॉन क्या कर रहा है ना, एक ऐसा केमिकल, एक ऐसी दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहा है ना, जिससे कि आप ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, है ना। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि ये चीज़ें नीट में पूछी जाती हैं। अब है फ्रेंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, है ना। तो कौन कौन से कॉमन से ड्रग्स हैं उसके बारे में दिया गया है, उसका अब्यूज़ होता है ना, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कौन सा ड्रग किससे मिलता है, अलग अलग फिगर्स दिए गए, इसको थोड़ा आप देख लेंगे, इसमें इससे ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, है ना, कौन से ड्रग से, कौन सा ड्रग का सोर्स क्या है, किससे वो ड्रग बनता है, और उस ड्रग से और क्या क्या फर्दर ड्रग बनाई जाती हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, और ज़्यादा कुछ इससे नहीं पूछा जाता है। कौन कौन से मेजर ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। ये लगभग जहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ कुछ फंगी से। जैसे पहले आप देखिए ओपियोइड्स आएगा, है ना, हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और हमारे पूरा का पूरे पेट के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इसके क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स ऐसे सेंटर होते हैं कि जिनको अगर ये चीज़ें मिली, ये ड्रग मिला, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और दिन प्रतिदिन उनकी भूख बढ़ते जाती है। तो अगर आप बार बार ड्रग्स नहीं लेते तो वो रिसेप्टर्स एक्टिव हैं, उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है, तो बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है कि हमको वो ड्रग दो, है ना, और ये भूख बढ़ते जाती है, और धीरे धीरे आदमी और ड्रग्स ज़्यादा लेते चला जाता है ना, और इससे उसकी बॉडी डैमेज होते चली जाती है। स्मैक डाइएसिटाइल मॉर्फिन, है ना, ये ओपियोइड्स का एग्जाम्पल है। किससे मिलता है ये, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपेवरम, पेपेवर सोमिनिफेरम। पेपेवर सोमिनिफेरम का देखिए फिगर दिया पॉपी प्लांट का 7.8 में, और मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया है, केमिकल स्ट्रक्चर 7.7 में। कैनाबिनॉइड्स, है ना, इसके रिसेप्टर भी ब्रेन में होते हैं। एक किससे मिलता है, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है ना। उसके अलावा देखते हैं कैनाबिस सटाइवा का, देखिए फोटो दिया है 7.10, देखिए। उसके अलावा कोका अल्कलॉइड्स, कोकीन, ये किससे मिलता है, कोका प्लांट, एरिथ्रोजिलम कोका, ये नेटिव है साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका से ये प्लांट पूरे दुनिया में इसको फैलाया गया। नेटिव प्लेसेस का क्या, कौन सा है, कहाँ से निकला है प्लांट, वहीं से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से। अब इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखेंगे अदर वेल नोन प्लांट्स विच हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन मतलब होता है नशा, है ना, नशे जैसी फीलिंग, ठीक है। अब ये एलाट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, धतूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन है, ये चीज़ें लोग लेते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, है ना। उसके अलावा इनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आने को इंसोम्निया कहते हैं, स्लीपलेसनेस को, इनको डिप्रेशन है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपाइन का इस्तेमाल करते हैं। फिर मॉर्फिन का इस्तेमाल क्या होता है, सेडेटिव और पेन किलर में,
है ना। लेकिन कभी कभी इनका इस्तेमाल क्या होता है, नॉर्मल केसेस में तो होता ही है, रिलीजियस फॉर्म्स में, जैसे भांग वगैरह के का, अब हिंदू कम्युनिटी में आपने देखा ही होगा, है ना, भांग का इस्तेमाल होता है, धतूरे का इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ से लेके अलग अलग चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनका इस्तेमाल करते चली आ रही हैं, है ना, अलग अलग रीजन में पूरे दुनिया में, है ना, सबके अपना अपना कल्चर है ट्राइबल्स का। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल गलत तरीके से और ज़रूरत से ज़्यादा किया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे शुरुआत में देखिए, शुरुआत किया गया स्मोकिंग के बारे में कहा गया। स्मोकिंग, या तो आप टोबैको को चबाएं, च्यू करें, या फिर सूंघें, या फिर स्मोक करें। उसमें क्या होता है, निकोटीन जो कि एक अल्कलॉइड है, वो क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो गए तो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का सेक्रेशन होगा, एड्रिनल रश होगा, है ना। अब इसीलिए बार बार एड्रिनल रश के चलते जो अच्छी फीलिंग आती है, उसके चलते आदमी क्या करता है, बार बार टोबैको का इस्तेमाल करता है। और स्मोक करेंगे तो उससे कैंसर होगा, ब्लड में CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जैसे ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा, है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो आपके खून को भी प्रॉब्लम, आपके फेफड़ों को भी प्रॉब्लम, पूरे बॉडी को प्रॉब्लम। उसके अलावा एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। अब देखिए, एडोलेसेंस की जो एज है, एडोलेसेंस मतलब 12 से 18 साल, बचपन से जवानी के बीच का जो पीरियड है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। चाइल्डहुड से जो एडल्टहुड ऑब्टेन करते हैं उसके बीच का जो पीरियड है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पीरियड होता है फ्रेंड्स, इसमें आदमी का बिहेवियर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आदमी के बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन से डेवलप होते हैं, आपका शरीर डेवलप होता है, आप ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके अंदर दुनिया भर के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो इस समय जो है ना, इस समय बॉडी और माइंड का जो स्टेट है वो थोड़ा कांस्टेंट ना रह के अप एंड डाउन चलते रहता है ना। अब इस समय क्या होता है, बच्चों में क्यूरोसिटी होती है नई नई चीज़ों को करने की, सीखने की, समझने की। उन पर प्रेशर भी होता है पढ़ाई का, स्कूल का, एकेडमिक्स का। अब इस समय कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए किसी ने मिसगाइड कर दिया तो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। या टीवी से देखा, वेब सीरीज से देखा, न्यूज़ से देखा, कहीं से देखा, तो उसको वो फॉलो करने लगता है बिना चीज़ों को समझे हुए कि इसका क्या नुकसान होगा, नहीं होगा, है ना, जिससे कि वो परेशान होता है। अब आप बराबर आप लेंगे तो आपके बॉडी में वो अलग अलग पार्ट्स में जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे CNS बताया था मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको उसकी आदत हो जाएगी। एडिक्शन कुछ नहीं है, वो किसी खास चीज़ के लिए जो अच्छी फीलिंग आती है, यूफोरिया, हेलुसिनेशन, जो अच्छी फीलिंग आती है, दिमाग स्लो हो जाना या दिमाग का एक्टिव हो जाना, एक्साइटेड फील करना, इस फीलिंग के लिए बार बार आप ड्रग्स को लेते चले जाते हैं। और ये जो आपको लत लग जाती है, उस लत को क्या बोलते हैं, एडिक्शन। आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ ना मिले तो आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करती है, अब नॉर्मल बिहेव करते हैं आप, है ना, गुस्सा आना, चिल्लाना, पसीना चलने लगना, कांपने लगना, किसी पे अटैक कर देना। तो ये सब क्या है, विड्रावल सिंड्रोम, है ना। ये आपको क्या बोलते हैं कि दोबारा तुम ड्रग्स लो, बॉडी कहती है दोबारा वो ड्रग्स लो, बॉडी के अंदर रिसेप्टर कहते हैं कि दोबारा वो ड्रग्स चाहिए। अगर उनको दोबारा वो ड्रग्स मिलता है तो बॉडी शांत हो जाती है। इसके अलावा दिए इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। आप जो ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके लेने से क्या हो जाएगा, आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, वो चिड़चिड़े रहने लगते हैं, थके थके रहते हैं, लोगों से अलग रहते हैं, सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है ना। ये सब सिम्टम्स दिए हुए अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ के। उसके अलावा दिया है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो अगर कोई मेल है और बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है, वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, डायूरेटिक्स, ये सब ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, मेल है तो उसके अंदर फीमेल लाइक ऑर्गन्स डेवलप हो जाना, है ना, उसके चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग होना, ये सब होने लगेगा। और फीमेल है तो उसमें मेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाना, है ना, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाना, है ना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना, या ग्रोथ सेंटर्स पे, आपके बॉडी के जो खास सेंटर है जिससे आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है ना, उसका रुक जाना, जिससे आपका हाइट नहीं बढ़ पा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब नाटे रह जाना, है ना, शॉर्ट हाइटेड रह जाना। ये सब फ़ायदा नुकसान आपको समझना चाहिए, है ना, कि दवाई जो बनी है
दवाई के लिए बनी है। अब दवाई का जो गलत इस्तेमाल होता है तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स एक वर्ड दिया है ब्लैक में हाईलाइट करके, किरोसिस। किरोसिस क्या है? क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर। बहुत ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करने से नर्वस सिस्टम और लीवर खराब हो जाता है, इसको किरोसिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो प्रॉब्लम तो है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, तो इसको क्या किया गया है, इसको 5 पॉइंट से समझाया गया है कि आपके आसपास अगर कुछ वैसा दिखे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अगर आपका दोस्त पी रहा है, आपका दोस्त ड्रग्स ले रहा है, तो देखा देखी में आपको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। आप आज इंटरनेट का ज़माना है, आप चीज़ों को देखें कि कौन से ड्रग्स से क्या क्या हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। ड्रग्स क्यों नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल क्यों नहीं लेना चाहिए, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। ये नहीं कि आपका दोस्त ले रहा है, पीयर मतलब पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों का प्रेशर है तो आप भी लेने लगे। आपको उनको समझाना, ना कि उनके जैसे बन जाना है। उसके अलावा एजुकेशन काउंसलिंग, जैसा मैंने बताया, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। अगर वो इस चक्कर में पड़ गए तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको तरीका बताना चाहिए कैसे निकला जाए इससे। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा पाया जाता है इस तरीकों में करते हुए, ड्रग्स लेते हुए संलिप्त पाया जाता है, तो आप अगर सच में उसके दोस्त हैं, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, है ना, इस बारे में, है ना। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अगर आसपास किसी में ऐसा लगे तो उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके अलावा सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, जैसा कि मैंने बोला, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो पर्टिकुलर इलाज है, साइकोलॉजिकल इलाज, साइकेट्रिक का इलाज, मतलब दिमाग से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका इलाज, शरीर में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका इलाज, मतलब उसका जो समुचित इलाज है, उसका जो पूरा का पूरा होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट है, ताकि वो पेशेंट जो है, वो आदमी जो है, एडिक्शन से उबर के नॉर्मल लाइफ जी पाए, वो किया जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप खुद इन चक्रों में पड़ने की जगह इसके लिए पहले खुद को अवेयर करें और अपने आसपास अपने दोस्तों को भी चीज़ों से बचाएं ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। तो दोस्तों की, सोसाइटी की, फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ से अपने आसपास के लोगों को सावधान भी करें और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको बचाएं भी। तो फ्रेंड्स, आप सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप एनसीईआरटी कोई चैप्टर पढ़ें तो जैसा कि मैंने बोला, हेडिंग और सब हेडिंग आपको देखना है। उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आपको समरी भी देखनी है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो खास करके क्योंकि समरी की जो लाइन्स है ना, उससे भी नीट में कितने बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। और मैं ये जो बोलता हूँ कि नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स बना के आपको एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएंगे वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए समरी भी बिल्कुल पढ़ें, रिवीजन के लिए समरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले भाई बहन हैं, वो क्या करेंगे, वो पास्ट ईयर के 5 साल के या 10 साल के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखेंगे, उनको एनसीईआरटी में ढूंढेंगे और उनको अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। आंसर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतने अच्छे बोर्ड में आपके मार्क्स आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये चैप्टर क्या है ना। और आप अगली बार जब मेरे वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आई होप आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।